हेलो एवरीवन, मैं श्वेता शुक्ला और आज मैं आपको जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक हीटिंग। सो लेट्स बिगिन विथ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक हीटिंग एक्चुअल में होती क्या है। हीटिंग आपने हर टाइप की देखी होगी। आप जो है किसी भी कन्वेंशनल मेथड से चीज़ों को हीट अप करते हो, ठीक है। यानी कि सपोज़ आपने एक कहीं से आप कोल लेकर के आ गए या आप लकड़ियाँ लेकर के आ गए और आपने उसको क्या करा, उसे जला दिया ताकि आप जो है उसे हीट अप कर पाओ। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, ये होते हैं कन्वेंशनल मेथड्स, लेकिन इन सारी चीज़ों में कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी अकर करती है, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं हीटिंग के, उनमें क्या होता है, जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो आज की डेट में कहीं ना कहीं थोड़े कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होने की कगार पर भी आ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो ज़्यादा आप ये कह लो कि उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रो होकर के आ रही है, अब और ज़्यादा उभर के आ रही है। कन्वेंशनल हीटिंग के कंपैरिजन में हम इलेक्ट्रिक हीटिंग पर ज़्यादा जाते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब है कि जब हम किसी भी मटेरियल को हीट करें उसमें करंट फ्लो करा करके, यानी कि जब हम सप्लाई देते हैं तो मटेरियल से जो करंट फ्लो करती है उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। आजकल सबसे जो बेटर इसका एग्जाम्पल है वो है हीटर्स। इलेक्ट्रिक हीटर्स सबके घर पे होते हैं और वो वही हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत 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 मतलब एडवांटेजियस है और बहुत बेटर है अगर आप कन्वेंशनल हीटिंग के साथ उसको कंपेयर करें तो। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। सो इलेक्ट्रिक हीटिंग के जो एडवांटेजेस हैं मैंने यहाँ लिख रखे हैं। दे आर इकोनॉमिकल, क्लीनलीनेस, पोल्यूशन फ्री, ईज ऑफ कंट्रोल, यूनिफॉर्म हीटिंग, हाई एफिशिएंसी, देन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, heating of non-conducting materials, better working conditions, less floor area and high temperature then safety। तो इसके यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 11 से 12 एडवांटेजेस दे रखे हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी एडवांटेजेस हमने किए हैं, पहली चीज़ तो वो हम कंपेयर कर रहे हैं कन्वेंशनल हीटिंग के टर्म्स में। तो इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल का मतलब है चीप है, उसका प्राइस कम पड़ेगा आप किसी भी कन्वेंशनल हीटिंग के कंपैरिजन में। जो फ्यूल आप लेकर आते हो, चाहे वो आपका कोल हो, चाहे वो आपका वुड हो, कोई भी चीज़ हो, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो क्या है, वो चीप पड़ती है, आपको थोड़ा सा सस्ती पड़ेगी, इसलिए वो इकोनॉमिकल है। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस का मतलब यहाँ पर है कि जो भी कन्वेंशनल फ्यूल्स जिनको आप हीटअप कर रहे हो उसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ बर्न कर रहे हो, बर्न करने के लिए जैसे आपने सपोज़ कोल को जलाया या आपने लकड़ियाँ जलाई, तो उसमें एक तो उसके एशेस बचते हैं, दूसरी चीज़ जो गैसेस निकलती हैं, फ्लू गैसेस जिसको हम बोलते हैं, वो आपका काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, एटमॉस्फेयर को गंदा करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो है वो क्लीनलीनेस फर्स्ट चीज़ है। आपका एटमॉस्फेयर कहीं से भी गंदा नहीं रहेगा, वो पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा। आप जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक हीटिंग कर रहे हो उसके आसपास कोई भी पोल्यूशन कुछ भी नहीं रहेगा। सो क्लीनलीनेस इज़ द बेस्ट पार्ट। देन पोल्यूशन फ्री, जैसे मैंने बताया कि पोल्यूशन फ्री का मतलब है जो भी फ्लू गैसेस निकल रही हैं या एशेस निकल रहे हैं, वो सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक हीटिंग की हेल्प से नहीं होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें एटमॉस्फेयर में कोई भी पोल्यूशन नहीं जाएगा। एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होगा, उसमें कोई भी गंदगी आपकी नहीं जाएगी, जो कि कन्वेंशनल हीटिंग में होती है। जैसे कि फ्लू गैसेस आपकी निकलती हैं। फ्लू गैसेस का मतलब होता है कि जब आप बर्नआउट करते हो किसी भी कन्वेंशनल फ्यूल को, यानी कि अगर आप कोल को भी बर्न कर रहे हो तो जो उसमें से गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक हीटिंग में नहीं होती है। ओके, ईज़ ऑफ कंट्रोल। ईज़ ऑफ कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक हीटिंग को बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हम उसको जब चाहें, हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, जब चाहें हम उसे ऑन कर सकते हैं, जब चाहें हम उसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ होती है। लेकिन कोई भी कन्वेंशनल हीटिंग जो है
उसको आप ईजिली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। देन यूनिफॉर्म हीटिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है इलेक्ट्रिक हीटिंग का, वो है यूनिफॉर्म हीटिंग। यूनिफॉर्म हीटिंग में क्या होता है, अगर आप किसी भी कन्वेंशनल मेथड से कोई भी मटेरियल को हीटअप कर रहे हो तो उस मटेरियल की पहले आउटर लेयर हीटअप होती है, यानी कि जो उसका बाहरी जो परत है वो आपकी हीटअप होती है, उसके बाद वो इनर कोर तक जाती है हीट। तो बाहर से शुरू होकर के फिर धीरे 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 उस मटेरियल के इनसाइड तक, उसके इनर कोर तक जो हीटिंग है वो हीट करता है। कन्वेंशनल मेथड से इस तरह से हीट होती है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक हीटिंग से हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली इनर कोर से लेकर के आउटर लेयर तक, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ है, सपोज ये मटेरियल है आपका, तो कन्वेंशनल हीटिंग यहाँ से शुरू होती है और फिर ये धीरे 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 यहाँ तक मूव करती है। बट इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ करंट जो है वो पूरे मटेरियल में फ्लो करती है, ठीक है। तो ये इनर कोर से लेकर के आउटर लेयर तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साथ हीट करता है, तो यूनिफॉर्म हीटिंग होती है। यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि किसी के भी इनर पार्ट से लेकर के आउटर पार्ट तक एक साथ हीट होना, तो वो चीज़ जो है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग में ही मिलती है। इसीलिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है, यूनिफॉर्म हीटिंग। आपने देखा भी होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक हीटिंग कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका बहुत जल्दी गर्म होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल हीटिंग। अगर आप सेम सपोज़ अगर आप पानी भी बॉयल कर रहे हैं तो पानी बॉयल अगर आप सिलेंडर पे करेंगे तो सिलेंडर में वो टाइम लेता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज़ किसी इलेक्ट्रिक केटल में आप गर्म करेंगे तो वो आपका 1 मिनट के अंदर या फ्यू सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के अंदर वो आपका हीटअप कर देता है, यानी कि आपका पानी जो है वो तुरंत बॉयल हो जाता है 15 सेकेंड्स के अंदर। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म हीटिंग है। हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी का मतलब है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, यानी जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। कन्वेंशनल हीटिंग के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक हीटिंग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। देन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, यहाँ पर हम कई कंपोनेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हीटिंग जो है, हम पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंट्रोलिंग में इजी है, यानी ईज ऑफ कंट्रोल यहाँ पे लिखा था, बट इन केस क्योंकि ये हो सकता है कि कभी कभी वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए, तो हम साथ के साथ कुछ प्रोटेक्शंस, कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस उसे तुरंत कट ऑफ कर देते हैं। जैसे हम MCB वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ से ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन आ जाता है, ठीक है, ये मेन चीज़ है। नाउ कम्स टू 8th पॉइंट, दैट इज हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स। हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल इलेक्ट्रिक हीटिंग में बहुत ईजिली होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को अगर आप किसी कन्वेंशनल हीटिंग के मेथड से अगर करना चाहोगे तो शायद वो इतना ईजिली हीटअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग का तो मतलब ही यही होता है कि वो कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन ये एक एडवांटेज है इलेक्ट्रिक हीटिंग का कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे, आप इनडायरेक्टली जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हीटअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स भी आप बहुत ईजिली हीट कर सकते हो। नाउ कम्स टू बेटर वर्किंग कंडीशंस। बेटर वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है। तो कन्वेंशनल का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है कि सिंपल, जैसे आप कोल या वुड, आप इस चीज़ को जब हीटअप कर रहे हो तो वो आपकी कन्वेंशनल हीटिंग होती है। तो कन्वेंशनल हीटिंग के टर्म्स में जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, यानी कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण कैसा है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक हीटिंग के टर्म्स में एनवायरनमेंट्स, ठीक है, या आपका जो वर्किंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। यानी कि क्यों बेटर होता है, जैसे हमने पहले किया था, क्लीनलीनेस है और पोल्यूशन फ्री है। तो अगर एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, अगर एटमॉस्फेयर आपका पोल्यूशन फ्री होगा तो आपका वर्किंग एरिया भी क्लीन और पोल्यूशन फ्री होगा। और अगर ये दो चीज़ें आपकी हैं, क्लीनलीनेस है और पोल्यूशन फ्री है, तो वर्किंग कंडीशंस भी बेटर हो जाएंगी। तो किसी भी कन्वेंशनल चीज़ से अगर कन्वेंशनल हीटिंग में आप जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के, जैसे एशेस हो गए, ठीक है ना, तो वो
आपको उसी के अंदर अगर काम करना है तो सबको पता है कि हम उसको जो है क्या करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो साथ के साथ हमारी बॉडी के अंदर भी जाता है। बट इलेक्ट्रिक हीटिंग की टाइम पर आप ये सारी चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग जब आप कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वर्किंग कंडीशंस ज़्यादा बेटर हो जाती है। नेक्स्ट इज लेस फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड। अगर कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो बॉयलर्स होते हैं आपके, ठीक है, या आपके जो फर्नेसेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो एरिया भी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया में आपको वर्क करना पड़ेगा। बट होता क्या है कि सेम चीज़ जब आप इलेक्ट्रिक हीटिंग के टर्म्स में जा रहे हैं तो उस केस में आपका फ्लोर एरिया का मतलब जिस जगह पे आप हीट कर रहे हैं वो एरिया कम हो जाता है, ठीक है, यानी आपको कम जगह की, कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको उस कंपोनेंट को, यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग आप जिससे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडक्शन आपका हो गया, हीट जो होता है, हीटर होते हैं, वो सब बहुत कम एरिया लेते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं आते हैं, वो कहीं पे भी आप इजीली ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो कहीं पे भी आप रख दो उसको, बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है। सो लेस फ्लोर एरिया इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। देन हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में आप टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कन्वेंशनल में अगर आपने एक बार चीज़ को बर्न आउट किया तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग ही चलती है, आप उसको ईजिली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि ये बाकी किसी भी टाइप की हीटिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ़ है, इसमें बहुत ज़्यादा डर किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि हमने इसमें क्या कर रखा है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी हमने यूज़ कर रखा है और कंट्रोलिंग इसकी इजी होती है। तो अगर इन दो टर्म्स को हम लेके चलें कि ईज ऑफ कंट्रोल है एंड ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन इज़ देयर, तो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं वो इंटरलिंक्ड हो जाती हैं कि अगर हम ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो एक तरह से सेफ्टी में ही आता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट्स। नाउ क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नॉन करोसिव एंड इकोनॉमिकल। तो इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको एक बार समझा देते हैं। ये सारे किसी भी हीटिंग एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट आपका जो लगा होता है, जो हीट करता है, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी हीटिंग एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल हीटर होता है, हीटर में एक वायर आपका इस तरह से पूरा लिपटा हुआ होता है, आपने देखा होगा, तो उसी को हम एक तरह से एलिमेंट मान सकते हैं कि ये हीटिंग एलिमेंट हो गया। अब वो एलिमेंट यानी वो वायर जो हम चूज़ करते हैं वो इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर ही चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, यानी जो आप वायर ले रहे हैं, जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबको पता है, दैट इज रो इज इक्वल्स टू आर एल अपॉन ए। आर यहाँ पे क्या होता है, दैट इज रेजिस्टेंस, एल लेंथ, ए इज एरिया। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सीधे सीधे किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ पर। दैट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर आपको ज़्यादा करना है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कि उस वायर का जितना ज़्यादा लेंथ उतना ही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ कम्स टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उस एलिमेंट का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपने हल्की सी भी करंट फ्लो कराई और वो वायर आपका मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जितनी मैक्सिमम करंट आप फ्लो करा रहे हो उस पर्टिकुलर करंट पे, यानी उस वैल्यू पे
वायर या एलिमेंट जो है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। मेल्ट का मतलब गलना नहीं चाहिए। तो ये आपने देखा ही होगा कि आप जब आप हीटर ऑन करते हैं या कोई भी चीज़ ऑन करते हैं तो वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे बंद करते हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आकर के फिर से ठंडा होकर के नॉर्मल अपने वायर जैसा वो सिंपल सा हो जाता है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देन लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इसका भी फॉर्मूला आप सबको पता है, R इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी ये ऑक्सीडेशन हो जाता है तो अगर आपका एलिमेंट ऐसा है जो आपने चूज़ किया है जो कि बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही तो वो रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगी उसमें, फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो एलिमेंट आपको ऐसा चूज़ करना है जो कि जिसमें कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर ना करे, कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो, ऑक्सीडाइज जल्दी ना हो। इसका मतलब कि एयर के वाटर के कांटेक्ट में आते ही उसमें रस्टिंग ना हो, जंग ना लग जाए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब नेचुरल सी बात है, जो भी आप वायर ले रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मैकेनिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नॉन करोजिव, सेम थिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। इफ़ इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन तो डेफिनेटली वो नॉन करोजिव ही होगा। नॉन करोजिव मतलब उसमें कोई करोजन अकर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी जंग नहीं लगनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिकल। सारी चीज़ें अगर किसी भी एलिमेंट में हैं, लेकिन साथ के साथ उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं उनको अपने प्राइस को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर एलिमेंट का प्राइस ही इतना बढ़ जाएगा तो नेचुरल सी बात है जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका भी प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो इन सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ, यानी ये रिक्वायरमेंट्स तो हैं ही, और इनके साथ साथ एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो चीप हो, जो बहुत ज़्यादा प्राइस में ना आए, तभी आप उससे एक बहुत ही कह लो कि इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बना सकते हो। हीटर अगर आप बना रहे हो और अगर आप उसको बहुत कॉस्टली बेच रहे हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, लोग फिर उसमें नहीं परचेज़ करेंगे। तो इकोनॉमिकल होना भी उतना ही ज़रूरी है। कि बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।